Good evening, sir. Call is now being recorded. Good evening. Yes. So good evening once again. We are going to study now disorders of circulatory system. तो बच्चों हम लोगों ने लास्ट लेक्चर तक सर्कुलेटरी सिस्टम का ऑलमोस्ट डिटेल्स लर्न करवाए और आज हम लोग देखने जा रहे हैं सर्कुलेटरी सिस्टम के डिसऑर्डर्स. ओके, सो अप टू नाउ वी हैव लर्न अबाउट द सर्कुलेटरी सिस्टम, इट्स वेरियस एस्पेक्ट्स लाइक डबल सर्कुलेशन देखा हमने, कार्डियक साइकिल देखी हमने हमने लास्ट लेक्चर में स्ट्रोक वॉल्यूम एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम, हार्ट रेट, अंडरस्टूड, ये सब देख लिया था. और हम लोगों ने ये भी देखा था कि टेक्निक ऑफ detecting the heart activity, that is called as ECG, electrocardiogram, and machine को बोलेंगे electrocardiograph. Okay, so let us continue our discussion. So disorders of circulatory system. So there are different types of disorders of circulatory system. कुछ circulatory system मैंने इधर extra add किए हैं, तो necessary नहीं है, लेकिन related है तो हम लोग देख सकते हैं एक बार superficially. So first of all, high blood pressure या hypertension. हमारा नॉर्मल जो ब्लड प्रेशर है वो 120/80 होता है. सो ब्लड प्रेशर इज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय ब्लड ऑन द वॉल ऑफ आर्टरी या ऑन द वॉल ऑफ ब्लड वेसल. तो ये ब्लड प्रेशर जो है वो मेजर करते हैं, उसके इंस्ट्रूमेंट का नाम है स्पिग्मोमैनोमीटर. डॉक्टर के पास अगर आप जाते हो ब्लड प्रेशर डिटेक्ट करने के लिए, तो एक उनके पास एक कोई मतलब ये इंस्ट्रूमेंट होता है, उसमें एक ऐसा कपड़े जैसा एक होता है, और वो आपके आर्म के अंदर वो लपेट देते हैं, रैप करते हैं, और दे हैव वन पर्टिकुलर कॉर्ड, एंड टू दैट कॉर्ड रबर ट्यूब, रबर इज अटैच्ड, एंड उस रबर ट्यूब को वो पंप करते हैं. सो दिस इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड एज स्पिग्मोमैनोमीटर. यू अंडरस्टैंडिंग स्पिग्मोमैनोमीटर. तो ये ब्लड प्रेशर दो तरह का होता है. एक तो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, मतलब जैसे कि वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो ब्लड प्रेशर की ब्लड का प्रेशर बढ़ जाता है, क्योंकि वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो ब्लड जंप करके आ जाता है ब्लड के वेसल में, आर्टरीज में पर्टिकुलरली, एंड वो ब्लड का प्रेशर आर्टरी के वॉल के ऊपर ज्यादा रहता है. वो मैक्सिमम रहना चाहिए 120, नॉर्मली 120 मिलीमीटर ऑफ एच. और जैसे ही वेंट्रिकल रिलैक्स होते हैं, वेंट्रिकुलर डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है 80 मिलीमीटर ऑफ एच, क्योंकि वो थोड़ा गिर जाता है. तो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है 120 मिलीमीटर ऑफ एच, एंड डायस्टोलिक, वेंट्रिकल का डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है 80 मिलीमीटर ऑफ एच. सो हाउ इट इज रीड 120/80. लेकिन अगर किसी का ब्लड प्रेशर 140/90 है, मतलब 120 के अलावा वो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 140 है और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 80 की बजाय 90 मिलीमीटर ऑफ एच है, तो उसको बोलते हैं हाई ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन. बट जस्ट कीप इन माइंड कि कभी कभी आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा तो इसका मतलब ये नहीं है कि वी हैव द प्रॉब्लम ऑफ हाई ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन. क्योंकि अगर किसी दिन कोई एक्टिविटी बढ़ रही है या स्ट्रेस में है या कोई रैपिडली कोई वर्क कर रहे हैं, कोई जोर जोर से गाना गा रहे हो, या यू आर वर्किंग, रनिंग, स्प्रिंट, वट एवर यू आर डूइंग द हेवी वर्क, then that time automatically obviously the activity of the heart goes on increasing, and that's why the blood pressure also. but अगर रिपीटेडली आप कोई ज्यादा हार्ड वर्क नहीं कर रहे हो, लेकिन फिर भी रिपीटेडली रेगुलरली ही आपका ब्लड प्रेशर आप काउंट कर रहे हो और वो 140/90 या उससे ऊपर आ रहा है, तो उसको डेफिनेटली बोलेंगे यू हैव हाई ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन. तो उसके रीजन क्या होंगे हाइपरटेंशन के या हाई ब्लड प्रेशर के? देयर आर डिफरेंट रीजंस ऑफ हाई ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन. ओके, तो कुछ मेजर रीजंस होगी, उसको उसके बारे में हम लोग थोड़ा डिस्कस करेंगे. देन विल गो टू द नेक्स्ट डिसऑर्डर. आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो देखो, ओबेसिटी, मोटापा. तो कैन एनीबडी टेल मी व्हाट इज द रीजन कि अगर मोटापा बढ़ा तो ब्लड प्रेशर क्यों बढ़ता है? क्या रिलेशन है मोटापा का और ब्लड प्रेशर का? Is there any relationship between this thing, obesity, they have higher chances of higher blood pressure? सर फैट डिपॉजिट्स की वजह से. ठीक है, तो
फैट डिपॉजिट होते हैं तो ही ओबेसिटी होती है, बिल्कुल से, लेकिन उससे ब्लड प्रेशर क्यों बढ़ना चाहिए, बढ़ेगा एक्चुअली। देखो जब ये ओबेसिटी होती है मतलब बिल्कुल सही कहा कि जो एडिपोज टिश्यू होते हैं ना वो बढ़ जाते हैं, सब क्यूटेनियस एडिपोज टिश्यू बढ़ते हैं, ऑर्गन फैट भी बढ़ जाता है। तो जैसे ही ज्यादा टिश्यू फैट के बन रहे तो उनको ब्लड वेसल चाहिए, तो नए नए ब्लड वेसल बनते हैं। जैसे ही फैट बढ़ता है एडिपोज सेल्स बढ़ते हैं, टिश्यू बढ़ता है एडिपोज टिश्यू, तो उनके लिए ब्लड वेसल्स, नए नए ब्लड वेसल फॉर्म होते हैं। there is formation of new blood vessel that is called as angiogenesis. Angion means blood vessel. Okay, so to supply the blood there will be increase in the formation of blood vessels. blood vessel नए ज्यादा बनेंगे, और blood vessel ज्यादा बनेंगे तो उनको, उनके अंदर का प्रेशर भी बढ़ जाएगा। so that is the reason why obesity is linked to the high blood pressure. डायबिटीज से क्या होता है, डायबिटीज में ब्लड के अंदर शुगर ज्यादा होती है नॉर्मल से, तो वो शुगर की वजह से जो आर्टरीज है ना, वो आर्टरीज के वॉल जो होते हैं उसका इलास्टिसिटी कम होता है। तो अगर आर्टरीज का इलास्टिसिटी कम है तो उसका मतलब है जैसे ही हाँ मतलब आर्टरी के अंदर से ब्लड जा रहा है तो कोई जरूरत सपोज है उसको डायलेट होने की, जैसे कि ब्लड का प्रेशर बढ़ा तो हार्ट मतलब ये हार्ट का सॉरी जो ब्लड वेसल है वो डायलेट होने चाहिए, लेकिन शुगर की वजह से उसके जो आर्टरी के या वेंस के जो वॉल है उनका इलास्टिसिटी कम हुआ है। आर्टरीज में होती है इलास्टिसिटी, तो कम होगा इलास्टिक नेचर। ओके, तो डायबिटीज में आर्टरीज का इलास्टिसिटी कम होता है और उससे हार्ट हार्ट सॉरी उससे ब्लड प्रेशर बढ़ता है। एथेरोस्क्लेरोसिस सबको पता है, जो हमारे आर्टरी होते हैं स्पेशली कोरोनरी आर्टरी जो है, वो कोरोनरी आर्टरी के अंदर अगर कोई फैट या कोई कैल्शियम या कोई कोलेस्ट्रॉल या फाइब्रस टिश्यू अगर डिपॉजिट हो गया है तो आर्टरी का या कोरोनरी आर्टरी का जो ल्यूमेन होगा अंदर का डायमीटर वो कम हो जाएगा और उससे ब्लड का प्रेशर बढ़ जाएगा। अंडरस्टूड? सो हैव यू अंडरस्टूड द रीजन एंड देयर लिंकेज विद द हाई ब्लड प्रेशर? Yes, sir. So it causes it lead to the heart disease. तो अगर बहुत टाइम से हाई ब्लड प्रेशर है किसी पर्सन को, इंडिविजुअल को, तो दैट कैन लीड टू द हार्ट डिसीजेस। हार्ट के अलग अलग डिसीज हो जाएंगे उसमें, और अदर इंपॉर्टेंट वाइटल ऑर्गन जैसे कि ब्रेन है या किडनी है तो उस पर भी अफेक्ट होगा। इसलिए ब्लड प्रेशर को साइलेंट किलर बोलते हैं, क्योंकि धीरे धीरे ये हार्ट का डिसीज भी करते हैं अलग अलग, एंड दैट ऑल्सो लीड टू द डिसीजेस ऑफ ब्रेन एंड किडनीज एज वेल। तो दैट इज साइलेंट किलर, साइलेंटली ये फंक्शन उनके रिड्यूस हो जाते हैं। टैचिकार्डिया, ब्रैडिकार्डिया, ये भी एक प्रकार के डिसऑर्डर्स है हार्ट के या सर्कुलेटरी सिस्टम के। टैचिकार्डिया में क्या होता है कि हार्ट का रेट जो है, बीटिंग है, वो 100 या मोर देन 100 हो जाता है पर मिनट। नॉर्मली 72 होता है ना। और ब्रैडिकार्डिया में हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन या हार्ट का हार्ट का रेट जो है, बीटिंग का रेट वो कम हो जाता है। ओके, 66 या 60 या 60 से कम हो जाता है। ये ब्लू बेबी सिंड्रोम आपको मैंने बोला था कि जब हमारा राइट एट्रियम जो है, ये राइट एट्रियम से लेफ्ट एट्रियम के अंदर एक होल होता है, उसको बोलते हैं डक्टस आर्टेरियोसिस। लेकिन जैसे ही बच्चे का जन्म होता है वो डक्टस आर्टेरियोसिस जो होता है वो बंद हो जाता है और उसका बनता है लिगामेंटम आर्टेरियोजम। अंडरस्टूड? तो कोई कोई बच्चों में ये होता है कि ये जो सॉरी फोसा ओवेलिस होता है ना, राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम के बीच में जो होता है ना फोसा ओवेलिस, फोरामेन ओवेली, एक छेद होता है राइट एट्रियम एंड लेफ्ट एट्रियम के बीच में। जो इंटर एट्रियल सेप्टम है, उस इंटर एट्रियल सेप्टम के अंदर एक होल होता है, और उस होल से कब होता है होल, ये बिफोर बर्थ होता है। तो बिफोर बर्थ जो राइट एट्रियम का जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड है वो लेफ्ट एट्रियम के अंदर भी जाता है, और अगर वो होल भरा नहीं और उससे ही ऐसे ही बच्चे का जन्म हुआ तो डॉक्टर बोलते हैं कि उससे उसमें उसके हार्ट में छेद है, होल है, तो उसको नाउ इट इज ट्रीटेबल, वेरी मच ट्रीटेबल, क्योंकि अभी सर्जरी से वो ठीक होता है। ओके, इमीडिएटली सर्जरी करवानी पड़ती है बच्चे की, नहीं तो क्या होता है कि ये ब्लड जो होता है वो मिक्स हो जाता है, ऑक्सीडेंट एंटीऑक्सीडेंट, और ऐसा ब्लड मिलता है बच्चे के टिश्यू को
तो उसका स्किन वगैरह ब्लू हो जाता है, बिकॉज दैट ब्लड हैज हैविंग CO2 एंड दैट इज कॉल्ड एज ब्लू बेबी सिंड्रोम। तो दो चीजें हैं ब्लू बेबी सिंड्रोम की, एक तो ये लिगामेंटम आर्टेरियोजम जो था, सॉरी डक्टस आर्टेरियोसस था, वो बंद नहीं हुआ, उसका लिगामेंटम आर्टेरियोजम बना नहीं, और दूसरा है कि जो फोरामेन ओवैली था वो फोरामेन ओवैली भरा नहीं और उसका फोसा ओवैलिस नहीं बना, तो उसको बोलेंगे पैटर्न डक्टस आर्टेरियोसस या पैटर्न फोरामेन ओवैली। पैटर्न डक्टस आर्टेरियोसस मतलब क्या कि डक्टस आर्टेरियोसस जो है ना वो अभी भी फंक्शनल है, अभी भी बच्चे के जन्म के बाद भी उसका डक्टस आर्टेरियोसस ही है, ओके, उसका लिगामेंटम आर्टेरियोजम नहीं बना, और जन्म के बाद भी वो फोरामेन ओवैली जो था राइट और लेफ्ट एट्रियम के बीच वाला होल वो भी भरा नहीं है, उसका फोसा ओवैलिस नहीं बना, उसका अभी भी फोरामेन ओवैली है। तो दैट इज कॉल्ड एज पैटर्न डक्टस आर्टेरियोसिस, मतलब डक्टस आर्टेरियोसिस ये है अभी भी है आफ्टर बर्थ, ओके। रूमेटिक हार्ट डिसीज, एक बैक्टीरिया होता है स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया नाम का, और इसका अगर इन्फेक्शन हो जाता है तो हार्ट के वॉल खराब हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं उनके टॉक्सिन्स की वजह से, और उसको बोलते हैं रूमेटिक हार्ट डिसीज या रूमेटिक फीवर। लेकिन ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपके, इट इज नॉट इम्पोर्टेंट, आप छोड़ भी दे सकते हो, ये आपको जनरल नॉलेज चाहिए इसका, लेकिन ये आपके सिलेबस में है, ठीक है। अरेथीमिया, अरेथीमिया भी ऐसे सिलेबस में नहीं है, लेकिन ये आम बात है, मैं बोल देता हूँ आपको। अरेथीमिया का मतलब है एबनॉर्मल HR ड्यू टू सैंड डैमेज, साइनोएट्रियल नोड जो है उधर फायरिंग होता है, मतलब उसमें वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन जनरेट होती है साइनोएट्रियल नोड पे, और अगर साइनोएट्रियल नोड डैमेज हो गया है तो उसको बोल देंगे एरिथमिया, ओके। तो उसका ट्रीटमेंट, किटी का मतलब क्या है, ट्रीटमेंट। आर्टिफिशियल पेसमेकर मतलब एक बैटरी होती है, बैटरी लिथियम कैडमियम बैटरी या लिथियम हैलाइड बैटरी होती है, वो बैटरी उधर फिट करते हैं हार्ट के पास, और वो बैटरी से इलेक्ट्रिकल करंट जनरेट होता है हार्ट के अंदर, ये आर्टिफिशियल है, ओके। तो ये सिलिकॉन चिप होते हैं दैट इज प्लेस्ड इन डॉर्सल वॉल ऑफ हार्ट, हार्ट के डॉर्सल वॉल पे वो फिट करते हैं, और उसका लाइफ 10 से 15 साल होता है, क्योंकि उसको ये आर्टिफिशियल पेसमेकर बोलते हैं, क्योंकि साइनोएट्रियल जो नेचुरल पेसमेकर था वो खराब हो गया है किसी कारण की वजह से, तो हार्ट बीट रेगुलर नहीं होगा, तो उसके लिए आर्टिफिशियल पेसमेकर जो लिथियम कैडमियम या लिथियम हैलाइड बैटरी वाला होता है, ओके, उसके अंदर इलेक्ट्रिकल वेव्स बनते हैं और वो हार्ट को मिलती है बिलो कॉलर बोन सबक्यूटेनियसली। अपना जो कॉलर बोन होता है ना, कॉलर मतलब ये क्लैविकल, उसके नीचे ये फिट करते हैं, अंडरस्टूड। हार्ट ब्लॉक का मतलब क्या है, अगर कंडक्टिंग सिस्टम ने काम करना बंद करा है ना, क्योंकि साइनोएट्रियल नोड ब्लॉक है, तो उसको हार्ट ब्लॉक बोलेंगे, लेकिन ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, नॉट इंपॉर्टेंट। कोरोनरी आर्टरी डिसीज इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके सिलेबस में है, तो ये मैंने बोला आपको कि कोरोनरी आर्टरी इज वन ऑफ द ब्रांच ऑफ असेंडिंग aorta and it goes into heart muscle and it divide and redivide and become arteriole and which further become capillary which supply blood, that is which supply oxygen and nutrient to the heart muscle। तो कोरोनरी आर्टरी के अंदर जो आर्टरी हार्ट को खुद को ही ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट सप्लाई कर रही है, उसके अंदर अगर कोई प्लाक मतलब कोई लेयर जमा हो गई, बन गई, ओके, तो उसको बोलेंगे एथेरोस्क्लेरोसिस या कोरोनरी आर्टरी डिसीज, कैड। तो ये जो लेयर बनती है उसके अंदर अगर बहुत कैल्शियम रिच, कैल्शियम आपके ब्लड के अंदर बहुत है, या फैट है, या कोलेस्ट्रॉल है, या फाइब्रस टिश्यू बन गया है, तो उसका प्लाक का मतलब एक लेयर बनता है। देखो अगर आपने, हमारे जो दांत होते हैं ना वो अच्छी तरह से ब्रश नहीं किए, तो उसके ऊपर भी ऐसे येलो येलो लेयर बनती है, बाद में हार्ड होती है, उसको प्लाक बोलते हैं। वैसे ही ब्लड वेसल के अंदर फैट या कोलेस्ट्रॉल या ये जो भी है मतलब कैल्शियम का या फाइब्रस टिश्यू का एक लेयर बनता है, उससे उसके अंदर का डायमीटर कम होता है, उसको बोलते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस या कोरोनरी आर्टरी डिसीज। तो जाहिर सी बात है अगर इसका डायमीटर कम हुआ तो जितना ऑक्सीजन चाहिए, न्यूट्रिएंट चाहिए ब्लड के, सॉरी मसल, हार्ट के मसल को इतना नहीं मिलेगा, ओके। तो कैसे पता चलेगा एथेरोस्क्लेरोसिस, मतलब इसको कॉमन लैंग्वेज में ना ब्लॉकेज बोलते हैं,
ये हार्ट ब्लॉक ये अलग है, ये इसको नॉर्मल में ब्लॉकेज बोलते हैं, ब्लॉकेजेस। कितना ब्लॉकेज है? 90% ब्लॉकेज है, 80% ब्लॉकेज है, 70% ब्लॉकेज। जितना ब्लॉकेज ज्यादा उतना हार्ट को ब्लड सप्लाई कम होगा, उतना हार्ट को ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट कम मिलेगा। आपके दिमाग में आ रहा है? Yes, sir. ओके, ठीक है। अभी भी 48 बच्चे आ रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात है। ओके, सो उसका डीएक्स का मतलब है डायग्नोसिस। एंजियोग्राफी, एंजियोग्राफी आपको पता होगा ना कि डॉक्टर क्या करते हैं, कोई ब्लड वेसल में ना एक डाई इंजेक्ट करते हैं। डाई मतलब एक ब्लू कलर का केमिकल होता है, उसको इंजेक्ट करते हैं और उसके अंदर रेडियो आइसोटोप रहता है। तो जैसे ही अंदर अंदर वेसल के अंदर जाता है तो पूरे सर्कुलेटरी सिस्टम में ये घूमता है, और जिधर भी ये आर्टरी नैरो हो गई है उधर पता चलता है कि किधर आर्टरी नैरो हो गई है। तो दैट इज डायग्नोसिस। कैसे पता चले कि कितने ब्लॉक है, कितना कैड है, कितना प्लाक जमा हुआ है, कितना आर्टरी का ल्यूमेन है वो नैरो हो गया है, बाय एंजियोग्राफी। और उसका टीटी मतलब ट्रीटमेंट, इसका मतलब है ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट क्या है आपको पता है? ये आजकल की आम बात है कि एंजियोप्लास्टी करते हैं, ये उसमें बलूनिंग या स्टेंटिंग करते हैं। बलूनिंग मतलब अंदर उसके अंदर एक बलून जैसे स्ट्रक्चर को छोड़ते हैं, तो ये डायमीटर जो कम हुआ है ना, कंस्ट्रिक्ट हो गया है ना अंदर का डायमीटर, वो बढ़ जाता है। या कोई स्टेंट डालते हैं उसके अंदर। स्टेंट ऐसे एक ट्यूब होती है मेटल जैसी, वो उसके अंदर मतलब डालते हैं, और उससे वो डायमीटर बढ़ जाता है उसका अंदर का। ओके। या अगर ये स्टेंट नहीं मतलब कर नहीं सकते, या बहुत ही ज्यादा है, बहुत ही मैक्सिमम कोरोनरी आर्टरी मैक्सिमम ही प्लाक से भरी है, ब्लॉकेजेस बहुत ही ज्यादा है, ये एंजियोप्लास्टी से या स्टेंटिंग बलूनिंग से नहीं होगा, तो डॉक्टर बाद में प्रिस्क्राइब करते हैं बाईपास सर्जरी। उसका मतलब सपोज ये कोरोनरी, ये सपोज हार्ट है, इधर देखो, ये सपोज हार्ट है, ये एट्रिया है, ये वेंट्रिकल है। मैंने बोला ये सिस्टमिक आर्टरी निकल रही है इसे, और ये असेंडिंग एवोर्टा है, ये ट्रांसवर्स एवोर्टा है, डिसेंडिंग एवोर्टा है। ये असेंडिंग एवोर्टा की एक ब्रांच होती है, तो इस ब्रांच को क्या बोलते हैं? इस ब्रांच को बोलते हैं कोरोनरी आर्टरी। तो सपोज ये कोरोनरी आर्टरी है, सपोज ये कोरोनरी आर्टरी है, ठीक है। इसके अंदर ये एक मिनट, एक मिनट, लेट मी डू द गुड डायग्राम। सपोज ये कोई कोरोनरी आर्टरी है, ओके। तो सपोज इसके अंदर इधर प्लाक है, ठीक है, वो बहुत ही ज्यादा है। बाईपास मतलब क्या? आपके बॉडी में से कोई वेन निकालेंगे, या कोई आर्टरी निकालेंगे, फॉर एग्जांपल स्पिनस वेन। ये क्या होता है, उसके अंदर नहीं जाएंगे, ये कोई आर्टरी या वेन निकालते हैं, और ये आर्टरी एंड वेन सपोज ये है ना, इधर चिप मतलब ग्राफ्ट करते हैं, जैसे कि इधर और इधर ग्राफ्ट किया, तो इससे क्या होगा कि ये बाईपास हो गया। अभी बाईपास, बाईपास का आपको पता है ना बाईपास। मैंने एक्चुअली उल्टा डाला। सपोज ये कोरोनरी आर्टरी है, ये वाली कोरोनरी आर्टरी है, उसके अंदर प्लाक है। ये सपोज कोरोनरी आर्टरी है, उसके अंदर सपोज प्लाक है ऐसे। तो डॉक्टर क्या करते हैं, कोई वेन, स्पिनस वेन नाम की एक वेन होती है, या इंटरनल मेमोरी आर्टरी निकालते हैं, और इधर ज्वाइन करते हैं उसको सर्जरी से। तो ये ब्लड इधर रुका था ना, इधर ब्लड नहीं जा रहा था, तो अभी ये ब्लड इधर से इधर बाईपास होके चला जाएगा। आर यू गेटिंग दिस डायग्राम? Yes, sir. Yes, sir. ओके। ये ब्लड अभी इधर से इधर जाएगा, और इसको नया रास्ता, क्योंकि ट्रैफिक होता है ना, तो ऐसे बाईपास करते हैं ना। अगर कोई मार्केट में से रास्ता जा रहा है, उधर बहुत ट्रैफिक है, तो एक कोई मार्केट के बाहर से एक रास्ता निकाला, वो थोड़ा दूर का है लेकिन उधर ट्रैफिक कम है, तो उसको बाईपास रोड बोलते हैं। ओके, तो ये बाईपास कर लिया। अंडरस्टूड? ये बोलने में मतलब ये एकदम आपको लगता है, लेकिन ये बहुत डिफिकल्ट ये सर्जरी होती है, ये कार्डियक सर्जन करते हैं। अंडरस्टूड? Yes, Yes, sir. yes, sir. ओके।
ये ठीक है, आप समझ सकते हो क्या क्या रिलेशन है आगे। हाँ, एंजिना पेक्टोरिस या एंजिना, एंजिना मतलब क्या है कि हमारा जो चेस्ट है, चेस्ट में एक्यूटली सडनली पेन होना शुरू करता है और वो पेन बहुत ज्यादा होता है। ये ऐसा क्यों होता है कि देखो कि हार्ट का काम क्या है, कि हार्ट का काम है पंपिंग करना, कॉन्ट्रैक्शन हो, कॉन्ट्रैक्शन के लिए उसको बहुत एनर्जी चाहिए, एटीपी चाहिए। मतलब एटीपी चाहिए, मतलब उसके अंदर ऑक्सीडेशन चाहिए, ऑक्सीडेशन का रेट ज्यादा होना चाहिए। तो ऑक्सीडेशन के लिए उसको क्या लगेगा, ऑब्वियसली न्यूट्रिएंट लाइक ग्लूकोज, एंड उसके लिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑक्सीजन। अंडरस्टूड? Yes, sir. तो अगर किसी कारण हार्ट के मसल को जितना ऑक्सीजन चाहिए उतना ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, तो उसके अंदर पेनिंग होना शुरू करेगा, उसको ही बोलेंगे एंजिना पेक्टोरिस। अभी सवाल यह है कि हार्ट के मसल को जितना ऑक्सीजन चाहिए उतना ऑक्सीजन क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि ऑब्वियसली हमें पता है, अभी अभी पता चला कि कोरोनरी आर्टरी होती है दैट सप्लाई ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट, दैट इज ऑक्सीडेटेड ब्लड टू द हार्ट मसल। अगर उस आर्टरी के अंदर कोई ब्लॉकेजेस है तो एंजिना पेक्टोरिस हो जाएगा। लेकिन अगर कोई ब्लॉकेजेस भी नहीं है, अच्छी तरह से कोई भी ब्लॉकेज नहीं है, पूरी क्लीन है, और आपने बहुत ज्यादा काम कर रहे हो या टेंशन ले रहे हो या कोई फिजिकल या मेंटल स्ट्रेस है, तो उस टाइम हार्ट बहुत तेजी से धड़कता है, बहुत रैपिडली फायर होता है, हार्ट में कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो जितना ऑक्सीजन उसको मिलता है उतना ऑक्सीजन उसको सफिशियंट नहीं होता। ओके, सफिशियंट नहीं होता, जितना ऑक्सीजन चाहिए हार्ट को उतना मिलता नहीं। उसके आर्टरी के अंदर कोई ब्लॉकेज नहीं, लेकिन फिर भी जब ये हार्ट बहुत रैपिडली कॉन्ट्रैक्ट करता है, हम जरूरत से ज्यादा काम करते हैं, हमारे बॉडी के हिसाब से ज्यादा काम करते हैं, तो तब आर्टरी क्लीन है, आर्टरी में कोई ब्लॉकेजेस नहीं है, लेकिन फिर भी हार्ट के अंदर कोई मतलब ये हो जाएगा, पेन हो जाएगा चेस्ट के अंदर, क्योंकि जितना ऑक्सीजन उसको चाहिए एक्चुअली वो नहीं मिल रहा है। ओके, चाहे आपकी आर्टरी क्लियर की ना क्यों ना हो। लेकिन जिसके कोरोनरी आर्टरी में या जिसके आर्टरी में कोई ब्लॉकेजेस है उसको एंजिना पेक्टोरिस इजीली हो जाता है। कोई ज्यादा थोड़ा सा काम किया तो भी मतलब उसके हार्ट पे प्रेशर आ जाता है। जितना ब्लॉकेजेस ज्यादा उतना एंजिना पेक्टोरिस का चांसेस ज्यादा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कोई ब्लॉकेजेस नहीं है तो आप कितना भी काम करो, कितना भी स्ट्रेस लो, कितना भी आप हार्ट हार्ट धड़के, इतना ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक हद तक ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, लेकिन उसको जितना चाहिए कॉन्ट्रैक्शन के लिए एटीपी, उसके लिए उसको ऑक्सीडेशन फास्ट करना है, लेकिन जितना ऑक्सीजन चाहिए उतना ऑक्सीजन अभी नहीं मिल रहा है। our breathing system cannot able to supply the oxygen that is required for fast beating of the heart. ओके, तो उसमें पेन हो जाएगा। इसका मतलब है जिनको एंजिना, मतलब जिनको ये है बार बार हो रहा है एंजिना पेक्टोरिस, उसका मतलब कहीं ना कहीं देर आर द चांसेस कि दे माइट हैव दिस थिंग कोरोनरी आर्टरी डिसीज, या फिर उनका लाइफस्टाइल अच्छा नहीं है, वो ज्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं या ज्यादा फिजिकल एक्सर्शन कर रहे हैं। यू अंडरस्टैंडिंग? Yes, sir. Yes, sir. अभी आजकल ना न्यूज आते हैं कि कुछ सेलिब्रिटीज लोग, उनको भी हार्ट अटैक हो जाता है। वो जिम में गए, बहुत घंटों तक उन्होंने वर्कआउट किया, तो उनके आर्टरी में कोई ये नहीं था, डिपोजिशन नहीं था, आर्टरी तो क्लीन थे, क्योंकि दे आर हैविंग द गुड डाइट, दे डू नॉट ईट फास्ट फूड एंड द हाई कैलोरी फूड, दे ऑल हैव द न्यूट्रिशनिस्ट एंड ऑल देयर केयर टेकर्स। बट वो अगर बहुत स्ट्रेस ले रहे हैं या दे आर वर्किंग वेरी हाई इन द beyond the capacity of their heart in the gym, then angina pectoris या फिर हार्ट अटैक भी आ सकता है उसके बाद। ओके, लेकिन जिनका कैड नहीं है, जिनको या कम है, उनको थोड़ा लेस चांसेस है हार्ट अटैक या मायोकार्डियल इंफार्क्शन, सडन डैमेज हार्ट के। देखो क्या हुआ कि हार्ट के मसल में अचानक डैमेज हो गया, तो कभी कभी क्या होता है कि एंजिना पेक्टोरिस चल रहा था, उस पर ध्यान नहीं गया और उससे हार्ट अटैक भी आ गया। और कभी कभी ऐसे होता है कि सडनली हार्ट में डैमेज हो गया, कुछ पता ही नहीं चला, ऐसे भी हो जाता है। ओके, तो क्या होता है कि सडनली अगर हार्ट का अगर कॉन्ट्रैक्शन बढ़ जाता है, वही अगेन सेम कहानी मैंने बोला, सेम घिसी कहानी, कि कोई बहुत ज्यादा फिजिकल वर्क करे हो या मेंटल स्ट्रेस हो तो हार्ट का बीटिंग फास्ट हो रहा है। अंडरस्टैंड? तो उसी वजह से हार्ट का टिश्यू जो है वो कॉन्ट्रैक्ट रैपिडली, क्योंकि हमें पता है कि
हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन हुआ उसके बाद उसको रिलैक्सेशन के लिए टाइम मिल रहा है, तो उसमें कोई डेंजर नहीं है। लेकिन जैसे उसका बियॉन्ड उसकी कैपेसिटी, अगर वो बहुत बार बार बहुत फ्रिक्वेंटली धड़क रहा है, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, उसको टाइम ही कम मिल रहा है कॉन्ट्रैक्शन या रिलैक्सेशन के लिए, रिलैक्सेशन पर्टिकुलर मतलब एक मिनट में जैसे कि 90 या 100 बीट्स बहुत लगातार चल रहे हैं, तो उसको डैमेज तो होगा ये हार्ट के मसल को। ओके, और इसलिए डैमेज होगा क्योंकि उसको जितना ऑक्सीजन चाहिए होता है उतना मिल नहीं रहा है उसको रैपिड कॉन्ट्रैक्शन के टाइम। और रैपिड कॉन्ट्रैक्शन तो हेवी वर्क से हो सकता है, या फिजिकल वर्क से, या मेंटल स्ट्रेस से भी हो सकता है। तो जिनको कैड है उनको ज्यादा चांसेस है एंजिना के, और एंजिना एंड कैड की वजह से हार्ट अटैक भी हो सकता है। तो ये इंटर रिलेटेड है। हार्ट अटैक एंड हार्ट फेल्यूर में बच्चे कंफ्यूजन करते हैं। फेल्यूर का मतलब क्या है? देखो, जो भी काम ड्यूटी है, अगर वो ड्यूटी नहीं किया, जो भी काम असाइन किया है किसी को, अगर वो काम उससे हो नहीं रहा है तो उसको बोलेंगे फेल्यूर। अंडरस्टैंड? तो हार्ट का काम क्या होता है? हार्ट का काम होता है कि ब्लड को पंप करना। इट इज ओनली अ पंपिंग ऑर्गन, ब्लड को पंप करना है, एंड दैट इज टू बी सप्लाइड प्रिसाइजली टू वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी थ्रू सिस्टमिक सर्कुलेशन। ओके, दैट वी नो। लेकिन जितना पंप करना चाहिए हार्ट को, जितना ब्लड का जरूरत है, ब्लड रिक्वायर्ड है अलग अलग टिश्यू को, उतना उनको भेजना है ब्लड। लेकिन अगर उसमें कोई कमी हो जाती है, ओके, इफ देयर इज इनएबिलिटी ऑफ द हार्ट टू पंप द सफिशिएंट ब्लड टू द टिश्यू रिक्वायर अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, दैट इज कॉल्ड एज हार्ट का फेल हो जाना। हार्ट फेल इसका मतलब है जितना ब्लड चाहिए टिश्यू को उतना इफिशिएंटली पंप नहीं हो रहा है, ब्लड का पंपिंग नहीं हो रहा है, तो उसको कंजेस्टिव हार्ट फेलियर भी बोलते हैं, क्योंकि उसमें लंग में कंजेशन होता है। लंग का कंजेशन होना, दैट इज वन ऑफ द मेन सिम्टम ऑफ हार्ट फेलियर, तो दैट इज आल्सो कॉल्ड एज कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। ओके, सिम्टम कैसे पता चले कि हार्ट का फेल हो रहा है? देखो, टायर्डनेस होगा, क्योंकि हमारे बॉडी को जितना ब्लड चाहिए, मतलब जितना न्यूट्रिएंट चाहिए, जितना ऑक्सीजन चाहिए, वो नहीं मिल रहा है। ऑब्वियसली उसमें टायर्डनेस आ जाएगा। ओके, ब्रेथलेसनेस भी हो जाएगा। ओके, कार्डियक अरेस्ट, अरेस्ट का मतलब क्या है? स्टॉप। देखो, हमने ये तो आपको पता होगा कि जब भी ना ये जो पुलिस आती है ना, कोई गुंडा मावाली हो या कोई चोर उचक्के हो, तो उसको अरेस्ट बोलती है। तो वो सब अपने हाथ खड़े करते हैं, जो भी उनके हाथ में होता है, कोई जो भी चीजें वो नीचे रखनी पड़ती है, उसको अरेस्ट। अरेस्ट का मतलब क्या है कि जो भी आप काम कर रहे हो ना, वो उसी टाइम पे आपको स्टॉप करना है। जो भी काम कर रहे हो आप स्टॉप करना है, उसको बोलेंगे अरेस्ट। तो कार्डियक अरेस्ट मतलब क्या? हार्ट का काम क्या है? बीटिंग करना। अगर बीटिंग स्टॉप हो रहा है तो उसको हार्ट अरेस्ट बोलेंगे। ओके, तो हार्ट अरेस्ट, अगर हार्ट का स्टॉप हो गया बीटिंग, तो उसको सीपीआर करते हैं। पता है ना आपको सीपीआर? Yes, sir. सीपीआर का फुल फॉर्म क्या है? कार्डियो पल्मोनरी, ये क्या लिखा है मैंने? कौन कौन रीड करेगा ये? Sir, resuscitation. यस, तो ये सीपीआर होना जरूरी है। और सीपीआर मतलब पता है ना, एक हम अब ऐसे ऐसे हाथ पकड़ते हैं, ऐसे हाथ पकड़ते हैं, दोनों हाथ ऐसे, और हमारा जो ये इधर ये है ना, मतलब एल्बो, उधर कोई बेंड नहीं होना चाहिए। और जो पर्सन होता है उसको ऐसा हॉरिजॉन्टल लाई करना है। सपोज ये पर्सन है जिसका हार्ट अरेस्ट हो गया, कार्डियक अरेस्ट हो गया, बीटिंग ही स्टॉप हो गया है, धड़कन ही बंद हो गई है, तो आपको कुछ जरूरत नहीं कि स्टेथोस्कोप हो, आप उसके चेस्ट को, आपका जो ईयर है वो लगा के आप सुन सकते हो कि धड़कन बंद हो गई है। तो उसको प्राइमरी क्या कर सकते हैं? सपोज ये पर्सन है, इसको ऐसे हॉरिजॉन्टल लिटाते हैं, हॉरिजॉन्टली पूरा लाइंग। ओके, और उसका जो फेस है ना, फेस, उस फेस को ऐसे एक साइड में करते हैं। एक साइड में क्यों करते हैं? क्योंकि उसका टंग जो होता है ना, उसके बॉडी मतलब मुंह के अंदर जा सकता है, और उसके अंदर अगर गया तो ये उसका सांस भी बंद हो सकता है। तो उसका फेस एक साइड टिल्ट करते हैं, एक साइड ऐसे ऐसे, एक साइड ऐसे घुमा के उसको लेटाते हैं, और उसका जो चीन होता है ना वो सब ऊपर करते हैं, मतलब ऐसे, ऐसे नहीं होना चाहिए। ओके, और उसके चेस्ट पे लेफ्ट साइड पे ऐसे प्रेशर करते हैं। और प्रेशर कैसे करते हैं? हार्ट रेट टू रेस्पिरेटरी रेट। हमें पता है, हमें पता है क्या है कि अ, 1 मिनट के अंदर हम 16 बार लेते हैं ना ब्रीदिंग।
Yes, और sir. 1 मिनट के अंदर 72 टाइम रेस्पिरेशन मतलब हार्ट का बीटिंग होता है, Yes. तो उसका रेशियो क्या है? 4:1। ओके, Yes, sir. तो वो रेशियो होना चाहिए सीपीआर का। लेकिन ये इतनी बात सुन के आप ये किसी पे एक्सपेरिमेंट मत करो, क्योंकि आई एम नॉट गिविंग एनी ट्रेनिंग अबाउट द सीपीआर, दैट इज नॉट माय जॉब, अंडरस्टूड, एंड दैट शुड बी परफॉर्म बाय प्रोफेशनल। लेकिन अगर कोई अवेलेबल नहीं है तो आप ये कर सकते हो, अंडरस्टूड, Yes, sir. Yes, sir. बट उसको एज अर्ली एज पॉसिबल हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा, ठीक है। सो दिस इज द सीपीआर दैट में इनिशिएट द कंडक्ट, मतलब अगर उसमें हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, ऐसा नहीं कि ये सक्सेसफुल हो ही, लेकिन दैट इज द ओनली थिंग दैट इज इन अवर हैंड। तो कार्डियक अरेस्ट अलग है, हार्ट का फेलियर अलग है, हार्ट अटैक अलग है। कॉमनली लोग, कॉमन ले पर्सन होते हैं, वो सबको एक ही समझते हैं। हार्ट का अटैक मतलब हार्ट का मसल डैमेज हो जाना अचानक से, सडनली। फेल मतलब ये जितना ब्लड चाहिए टिश्यू को उतना नहीं पहुंचा सकता। और अरेस्ट मतलब अगर ये पूरा का पूरा अभी बंद ही पड़ा है हार्ट, बीटिंग ही बंद हो गया है। इतना सबको क्लियर है? Yes, sir. Yes. Yes, sir. Yes, sir. अगर क्लियर है तो आप थम्स अप कर सकते हो इधर। Just come on fast. We don't have time to waste on these formalities. अगर कोई डाउट है तो थम्स अप मत करो, यू प्लीज आस्क मी, डोंट गो ब्लाइंडली। यस, विल मूव अहेड। देखो ये डिसऑर्डर्स तो हो गए हमारे सब। अभी एक सिस्टम छोटी सी बची है आपके बुक में, वो हम लोग खत्म करेंगे पहले। उसको बोलते हैं लिम्फेटिक सिस्टम। दो टाइप के सर्कुलेटरी सिस्टम है ह्यूमन बॉडी में, आपको पता है। एक तो ये है ब्लड या कार्डियोवैस्कुलर, और दूसरा है लिम्फेटिक सिस्टम। लेकिन मेन सिस्टम जो है वो क्या है? ब्लड वैस्कुलर सिस्टम है। ओके, तो देखो हमारे बॉडी के अंदर जो लिम्फेटिक सिस्टम होते हैं उसमें क्या क्या होता है? उसमें होते हैं लिम्फ वेसल्स। लिम्फ वेसल दो मेन टाइप के होते हैं बॉडी के अंदर, राइट एंड लेफ्ट। राइट को बोलेंगे राइट लिम्फेटिक डक्ट या राइट लिम्फेटिक वेसल, डक्ट ही बोलते हैं ज्यादातर। एंड लेफ्ट को बोलेंगे लेफ्ट या लेफ्ट थोरैसिक लिम्फेटिक डक्ट। थोरैसिक डक्ट बोलेंगे, थोरैसिक लिम्फेटिक डक्ट बोलेंगे, या लेफ्ट थोरैसिक लिम्फेटिक डक्ट बोलेंगे। ये राइट लिम्फेटिक डक्ट एंड लेफ्ट थोरैसिक लिम्फेटिक डक्ट कहाँ पे होती है बॉडी में? तो इधर आप लोग देख सकते हो इस डायग्राम में, मैं जो आर्ट मतलब सपोज ये हेड है, ये सपोज नेक है, ये सपोज ट्रंक है, ठीक है। जैसे स्कूल में आप बनाते हो ना, मैं भी अभी ऐसा ही बनाता हूँ। ये हाथ है और ये पैर है, ठीक है। क्लियर इतना? Yes, sir. तो ये राइट लिम्फेटिक डक्ट कहाँ पे है? हेड में, नेक में, राइट पार्ट ऑफ थोरैक्स एंड हैंड। ये हेड है, ये सपोज राइट पार्ट है उसका। हाँ, ये राइट पार्ट है क्योंकि ये हमारे सामने खड़ा है ना, तो ये मिरर इमेज है। ये राइट साइड, राइट साइड नेक में है, हेड में है। और किधर है ये? राइट पार्ट ऑफ थोरैक्स, थोरैक्स का राइट पार्ट।
ठीक है, और ये सपोज हाथ है, ये पैर है, तो ये इसका एक ब्रांच राइट हैंड में भी है। क्लियर इतना? Yes, sir. ओके, सो हेड, नेक, राइट पार्ट ऑफ थोरैक्स एंड हैंड, मतलब राइट हैंड साइड में, ये सब है क्या? राइट लिम्फेटिक डक्ट। लेफ्ट लिम्फेटिक डक्ट कहाँ पे है? हेड में, नेक में, लेफ्ट पार्ट ऑफ थोरैक्स मतलब इस साइड थोरैक्स में, लेफ्ट लिम में, अपर एंड लोअर, एज वेल एज इधर भी है। मतलब लेफ्ट वाला जो है ना वो दोनों लेग में है, राइट लेग में भी है और लेफ्ट लेग में भी है, इतना ध्यान रखो। इतना नहीं है कि राइट वाला सिर्फ राइट पार्ट में, लेफ्ट वाला सिर्फ लेफ्ट पार्ट में, ऐसा नहीं है। राइट वाला है तो सिर्फ ये अपर के बॉडी में है, ठीक है ना? यू अंडरस्टैंडिंग और नॉट? Yes, sir. और ये थोरैक्स में ही है, सिर्फ एब्डोमेन में नहीं है। राइट वाला थोरैक्स में ही है, एब्डोमेन में नहीं है। तो ये बोथ लिम में, लेफ्ट एंटीरियर लिम, बोथ हाइंड लिम, एलिमेंट्री कैनल एंड एब्डोमेन, ये एलिमेंट्री कैनल में भी है और यहाँ पे एब्डोमेन भी है। अंडरस्टूड? Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो ये सब है। तो रेड वाला जो है वो आपको दिख रहा है, वो राइट वाला है, और लेफ्ट वाला है जो ब्लू में दिख रहा है आपको। इज इट डन? Yes, sir. Yes, yes, sir. ब्लू लेफ्ट है, लेफ्ट डक्ट, एंड रेड जो है वो है राइट। वैसे मैंने पूरा आउटलाइन रेड में मतलब ये किया है ड्रॉ, लेकिन आप उससे कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है? अभी देखो, राइट वाला हेड में, नेक में, राइट साइड, राइट पार्ट ऑफ थोरैक्स में और राइट हैंड में, और जो ये है लेफ्ट, ये हेड में है, नेक में है, लेफ्ट पार्ट ऑफ थोरैक्स में है, एलिमेंट्री कैनाल एब्डोमेन में है, दोनों लेग के अंदर है, और लेफ्ट हैंड के अंदर ही है। रेड, राइट लिम्फेटिक डक्ट, और ब्लू जो है वो लेफ्ट थोरैसिक लिम्फेटिक डक्ट। ओके, इज इट डन? Yes, sir. Yes, sir. ओके, देखो, ये जो दोनों राइट एंड लेफ्ट डक्ट है ना वो कहाँ पे ओपन होगी?
एक स्पेसिफिक वेन में ओपन होती है, उस वेस का नाम है राइट वाली राइट सब क्लैवियन वेन में, और लेफ्ट वाली लेफ्ट सब क्लैवियन वेन के अंदर ओपन होती है। मतलब आप इतना ध्यान रखो कि कोई स्पेसिफिक वेन में राइट वाले और लेफ्ट वाले में वो रिस्पेक्टिव लिम्फेटिक वेसल या डक्ट ओपन होती है, और राइट एंड लेफ्ट सब क्लैवियन वेन दोनों ओपन होती है सुपीरियर वेना केवा में, और सुपीरियर वेना केवा हमें पता है हार्ट के राइट एट्रियम में ओपन होता है, और हार्ट के अंदर से जो आर्टरी निकलती है दैट डिवाइड इनटू आर्टेरियोल, आर्टेरियोल डिवाइड इनटू कैपिलरी, कैपिलरी से अंदर जो देखो ये कैपिलरी सपोज है, ये सपोज कैपिलरी है, तो कैपिलरी यूनाइट होती है और क्या बनता है, वेन्यूल बनते हैं, पता है ना। ये सपोज कोई बड़ा आर्टरी है, उसका एक ब्रांच है, उसको बोलेंगे आर्टेरियोल। ये इतना इतना ज्यादा नहीं जाएंगे हम लोग, इतना ही देखेंगे कि आर्टरी का ब्रांच होता है आर्टेरियोल, आर्टेरियोल का ब्रांच होता है कैपिलरी। सपोज ये कोई आर्टेरियोल हो, उसका एक ब्रांच है, ये उसका ब्रांच है, उसको क्या बोलेंगे, ब्लड कैपिलरी बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको, ब्लड कैपिलरी। कैपिलरीज यूनाइट होके क्या बनते हैं, वेन्यूल बनते हैं, पता है आपको, वेन्यूल होके वेन बनेंगे। तो कैपिलरी में से क्या होगा, ब्लड के अंदर जो एक्स्ट्रा वाटर है वो बाहर निकलेगा, उसके अंदर जो ऑक्सीजन है वो बाहर निकलेगा, उसके अंदर न्यूट्रिएंट है वो बाहर निकलेगा, क्योंकि वो कैपिलरी है वो बहुत पतली है, आपको पता है। इट इज लाइन बाय स्क्वैमस इपिथेलियम, उसको बोलते हैं एंडोथेलियम। ओके, तो ये सब कहाँ पे आएगा, कैपिलरी कहाँ पे, ये आर्टेरियोल कैपिलरी में कहाँ पे टूटता है, टिश्यू में टूटता है। तो इधर सेल्स है, राइट, इधर सेल्स है, और सेल्स के बीच जो जगह है ना उसको बोलते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस। ये सेल्स है, जैसे कि ये सेल्स है, टिश्यू के सेल्स है। ओके, और इसको टिश्यू के बीच में, सेल्स के बीच में जो स्पेस है उसको बोलते हैं इंटरस्टिशियल या टिश्यू स्पेस। उसको इंटरस्टिशियम भी बोलते हैं। उसके अंदर जो अभी फ्लूइड आ गया है ना, ये सब ब्लड वाला, उस फ्लूइड को बोलेंगे, क्या बोलेंगे, इंटरस्टिशियल फ्लूइड। इसको बोलेंगे इंटरस्टिशियल फ्लूइड बोलेंगे। उस फ्लूइड में से कुछ फ्लूइड क्या करते हैं, ये लिम्फेटिक वेसल के कैपिलरी जो होते हैं ना वो एब्सॉर्ब करते हैं। तो सपोज ये फ्लूइड, ये सपोज लिम्फेटिक वेसल, ये है लिम्फेटिक वेसल, और ये उसका कैपिलरी है, ओके। तो सपोज ये है लिम्फेटिक कैपिलरी, लेकिन लिम्फेटिक कैपिलरी ब्लड कैपिलरी से अलग है, क्योंकि वो ब्लाइंड है, एक साइड से ब्लाइंड है। ओके, लिम्फेटिक कैपिलरी। और ये लिम्फेटिक कैपिलरी क्या करते हैं, जो भी ये टिश्यू फ्लूइड है ना उसमें से कोई फ्लूइड वो एब्सॉर्ब करते हैं। इस इंटरस्टिशियल फ्लूइड को ही लिम्फ बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे, लिम्फ। इज इट डन? Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो लिम्फ कोई अलग नहीं है, जो ब्लड में ज्यादा कुछ था वो बाहर आ गया। हाँ, उसमें क्या क्या होता है क्या नहीं होता है हम देखेंगे आगे, कंपेयर करेंगे लिम्फ को और ब्लड को। ठीक है, उसके आगे देखेंगे हम लोग ब्लड एंड लिम्फ में क्या क्या डिफरेंस है। देखो, ब्लड इट फॉर्म सर्कुलेटरी सिस्टम, लिम्फ फॉर्म लिम्फेटिक सिस्टम। ब्लड के अंदर आरबीसी भी होते हैं, प्लेटलेट भी होती है,
लेकिन लिम्फ के अंदर आरबीसी प्लेटलेट नहीं होते, इसका मतलब इसके अंदर डब्ल्यूबीसी होते हैं। ओके, इसके अंदर डब्ल्यूबीसी प्रेजेंट, उसके अंदर भी डब्ल्यूबीसी प्रेजेंट, लेकिन डब्ल्यूबीसी प्रेजेंट है लेकिन वो कम है, डब्ल्यूबीसी ज्यादा इसमें है और इसमें कम है। इसमें डब्ल्यूबीसी कितने होते हैं, ज्यादा होते हैं, और उसमें कितने डब्ल्यूबीसी कम होते हैं लिम्फ में, लेकिन होते हैं। कैसे होते हैं, क्योंकि पता है कि आपको लिम्फेटिक सॉरी जो ब्लड की कैपिलरी है ना, उसके अंदर से उसके अंदर जो होल्स है, पोर्स है, उस पोर्स में से कुछ डब्ल्यूबीसी डायपिडिसिस करके बाहर आ गए। आपको पता है ना डायपिडिसिस? हेलो, Yes, sir. डायपिडिसिस आपको पता है ना, पता है कि नहीं पता है? व्हाट इज डायपिडिसिस? देखो कि डब्ल्यूबीसी होते हैं ना, वो अमीबॉइड होते हैं। अमीबॉइड, अमीबॉइड मतलब क्या? लाइक अमीबा दे कैन प्रोड्यूस सूडोपोडिया, तो दे कैन चेंज देयर शेप। तो ये अपना शेप ऐसा पतला बनाते हैं, इतना पतला कि ये कैपिलरी से बाहर निकलते हैं और टिश्यू स्पेस में, इंटरस्टिशियल फ्लूइड्स में, मतलब लिम्फेटिक फ्लूइड में आ जाते हैं। अंडरस्टूड? Yes, sir. देखो आरबीसी सबसे छोटे, उससे छोटे प्लेटलेट्स, उससे थोड़े बड़े हैं आरबीसी, सबसे बड़े हैं डब्ल्यूबीसी, लेकिन डब्ल्यूबीसी बड़े होके भी बाहर निकल सकते हैं कैपिलरी से, क्योंकि वो अपना शेप चेंज कर सकते हैं। तो दैट मैकेनिज्म, बाय चेंजिंग द शेप, बाय प्रोड्यूसिंग सूडोपोडिया, दे कैन ऊजिस आउट। ऊजिस मतलब क्या? जो सपोज इधर ब्लड की कैपिलरी है ना, कैपिलरी के अंदर जो छोटे छोटे होल होते हैं, सपोज ये ब्लड कैपिलरी है, ब्लड कैपिलरी में बहुत ही छोटे 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 से होल होते हैं, उस होल से अंदर का पानी बाहर आ सकता है, या अंदर का कुछ छोटा मोटा न्यूट्रिएंट बाहर आ सकता है, या CO2 अंदर जा सकता है, या कुछ ब्लड सेल्स भी बाहर आ सकते हैं, लेकिन उसमें बड़े बड़े प्रोटीन्स वगैरह जो बाहर नहीं आते उसमें। ओके, प्रोटीन्स वगैरह बाहर नहीं आते, बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स बाहर नहीं आते। यू अंडरस्टैंडिंग? Yes, sir. तो उस पोर से, दीज आर पोर्स, उस पोर से डब्ल्यूबीसी क्या होते हैं, ये ब्लड वेसल, ये कैपिलरी है सपोज, सिंगल कैपिलरी, ये पोर से डब्ल्यूबीसी का क्या होते हैं, कम आउट, कम आउट, उसको ही बोलते हैं, उसको ही बोलते हैं डायपिडिसिस या ऊजिंग आउट, ऊजिंग आउट। उस मैकेनिज्म को बोलते हैं डायपिडिसिस, डायपिडिसिस। ये क्यों पॉसिबल है? ये बड़े हैं आरबीसी से, प्लेटलेट से बहुत बड़े हैं, लेकिन वो अपना शेप अमीबा की तरह से चेंज कर सकते हैं। ओके, ड्यू टू अमीबॉइड मूवमेंट। अभय उलट झोपतो, तुझा मोबाईलचं माझ्यावर लाईट बसता। अमीबॉइड मूवमेंट ऑफ डब्ल्यूबीसी, इसलिए डब्ल्यूबीसी कैन ऑल्सो ऑकर इन द लिम्फ, लेकिन लेस देन ब्लड। ऑब्वियसली ब्लड का कलर रेड है क्योंकि उसमें आरबीसी है, आरबीसी नहीं है लिम्फ में तो कलरलेस है, जस्ट लाइक वाटर। यू अंडरस्टैंडिंग? Yes, sir. Yes, sir. और ब्लड का क्लॉटिंग टाइम लेस है, क्लॉटिंग टाइम कंपेरेटिवली मोर है। ठीक है, ये तो इंपॉर्टेंट नहीं है इतना। न्यूट्रोफिल ज्यादा होते हैं ब्लड में। कितने होते हैं न्यूट्रोफिल ब्लड में, आपको पता है कितने होते हैं न्यूट्रोफिल? 60 to 65% होते हैं ना। Yes, sir. Sir. और ब्लड के अंदर ये कितने होते हैं लिम्फोसाइट्स? यस, एनीबडी? Sir, 20 to 25%. वेरी गुड, 20 to 25% होते हैं। लिम्फ में न्यूट्रोफिल कम होंगे, लेकिन ये जो है ना लिम्फोसाइट वो ज्यादा होंगे। लिम्फोसाइट्स क्यों ज्यादा होंगे? उसका नंबर कितना होगा लिम्फोसाइट्स का? अप टू 70% होंगे। ब्लड के अंदर तो 20 to 25% है, लेकिन लिम्फेटिक फ्लूइड के अंदर, लिम्फ के अंदर वो 70% अप्रोक्सीमेटली होती है। ठीक है, आप अगर भूलेंगे तो भी चलेगा, लेकिन लिम्फोसाइट्स, लिम्फ इससे मतलब लिम्फोसाइट्स लिम्फ के अंदर ज्यादा होते हैं, वो आप ध्यान रखो इतना ही। ओके, तो ये सब मैंने आपको क्लियर करवाया है सब। देखो वेन के अंदर वॉल्स होते हैं, आर्टरी के अंदर वॉल्स नहीं होते। हाँ, पल्मोनरी आर्टरी एंड सिस्टमिक आर्टरी के स्टार्टिंग में वॉल होते हैं, लेकिन उसके अंदर बाद में नहीं होते। लेकिन जो वॉल वेन में होते हैं ना,
तो जैसे कि जैसे कि कोरोनरी आर्टरी है या सुपीरियर वेना क्या, सॉरी कोरोनरी वेन है, सुपीरियर वेना क्या हुआ है, इन्फीरियर वेना क्या हुआ है, उसके ओपनिंग में भी जब वो ओपन हो रहे हैं राइट एट्रियम में, तो उसके ओपनिंग में भी वॉल है, और उसके रास्ते में भी थ्रू आउट द लेंथ बीच बीच में वॉल होते हैं। आर्टरी में कोई वॉल नहीं होता, लेकिन हमने देखा कि आर्टरी के ओपनिंग में जहाँ पे आर्टरी ओपन हो रहे हैं इसमें पल्मोनरी एंड सिस्टमिक आर्टरी की, उसके ऊपर ओपनिंग पे सिर्फ वॉल है, बाकी अंदर के थ्रू आउट द लेंथ ऑफ कोई आर्टरी वॉल नहीं होते। तो वॉल्स आर नॉट प्रेजेंट इन द आर्टरी, बट वॉल्स आर प्रेजेंट इन द वेन्स एंड इन द लिम्फेटिक डक्ट। लिम्फेटिक डक्ट में भी वॉल्स होते हैं, ओके वॉल्स होते हैं, उसके लिए दैट अपियर लाइक अ बीड अपीयरेंस। ओके तो हमने देखा कि अल्टीमेटली लिम्फेटिक सिस्टम क्या करती है, टिश्यू के अंदर का जो फ्लूइड होती है वो ड्रेन कहाँ पे करती है, मेजर वेन में। ओके मेजर वेन में ही ड्रेन करती है वो बात, सुपीरियर वेना क्या में। उसके बाद लिम्फ नोड, ये जो लिम्फेटिक सिस्टम है ना, उसमें लिम्फेटिक वेसल्स होते हैं, लिम्फेटिक सेल्स होते हैं। लिम्फेटिक सेल्स मतलब लिम्फोसाइट्स वगैरह, बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट्स वगैरह होते हैं। लिम्फेटिक ऑर्गन भी होते हैं, लिम्फेटिक नोड भी होते हैं, या लिम्फेटिक टिश्यू भी होते हैं। तो लिम्फेटिक टिश्यूज प्रेजेंट इन द पाथ ऑफ लिम्फेटिक डक्ट, जहां जहां लिम्फेटिक डक्ट है ना, सॉरी लिम्फेटिक वेसल्स हमने देखा अभी डायग्राम में ये, तो इस बीच बीच में क्या है, ऐसे ऐसे नोड्यूल्स है, नोड्यूल्स, उस नोड्यूल्स को ही लिम्फेटिक नोड बोलते हैं। लिम्फेटिक वेसल्स पे, सपोज ये लिम्फेटिक वेसल्स है ये ऐसे, तो उसके रास्ते में बीच बीच में उसके ऊपर क्या है, नोड्स है, बहुत सारे नोड्स है। ओके उसको लिम्फेटिक नोड बोलते हैं। ये मैक्सिमम कहाँ पे होते हैं, नेक में होते हैं, या नेक रीजन में मैक्सिमम होते हैं। एक्जिला मतलब क्या कि आर्म पिट, ग्रॉइन मतलब क्या कि जहाँ पे लेग्स और आपका बॉडी ज्वाइन है उसको बोलते हैं ग्रॉइन। और ये रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू से बनते हैं। ठीक है, इतना नहीं ध्यान रखेगा तो भी चलेगा। फंक्शन क्या है, ये लिम्फ फिल्टर है। लिम्फ फिल्टर मतलब क्या, लिम्फेटिक फ्लूइड के अंदर जितने भी पैथोजन है, बैक्टीरिया है, वायरस है, या जो भी है, या कैंसर से उसको वो रिमूव करते हैं और ट्रैप करते हैं लिम्फेटिक नोड अपने अंदर। वो लिम्फोसाइट का मैचुरेशन भी करते हैं। ओके और एंटीबॉडी सिक्रीशन होता है लिम्फ नोड के अंदर। प्लाज्मा सेल्स बनाते हैं एंटीबॉडी, मतलब एंटीबॉडीज, ये इम्यूनोग्लोबुलिन। ये आफ्टर ऑल डिफेंस मैकेनिज्म में है। लिम्फ ऑर्गन्स देखो, टॉन्सिल्स है, अपेंडिक्स है, थाइमस ग्लैंड है, स्प्लीन है। दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिम्फ ऑर्गन्स। सबसे ज्यादा बड़ी है लिम्फ ऑर्गन, उसको स्प्लीन बोलते हैं, लार्जेस्ट लिम्फ नोड या लिम्फ ऑर्गन इन अवर बॉडी। ये सब नहीं चाहिए इतना, ये कुछ जरूरी नहीं है। इसका भी फंक्शन लगभग सेम ही है, एक्ट एज अ ब्लड फिल्टर, स्टोर आरबीसी। आपको पता है कि लिम्फ जो है ना, लिम्फ लिम्फ सॉरी स्प्लीन जो है, स्प्लीन क्या करती है, स्प्लीन को बोलते हैं ये ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। बिकॉज आरबीसी का ब्रेकडाउन कहाँ पे होता है, लीवर में भी होता है, स्प्लीन में, ज्यादा स्प्लीन में होते हैं, उसको बोलते हैं ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। डिस्ट्रॉय वर्न एंड ओल्ड आरबीसीज। और इसमें ब्लड का स्टोरेज भी होता है, तो इसको ब्लड बैंक भी बोलते हैं। दोनों होता है, ब्लड का स्टोरेज भी होता है लिम्फ स्प्लीन में, और स्प्लीन में आरबीसी का ब्रेकडाउन भी होता है। और पता है इरिथ्रोपोइटिक मतलब क्या, एम्ब्रियोनिक कंडीशन में ये स्प्लीन ही बनाता है ना ये अपना ब्लड, तो उसको इरिथ्रोपोइटिक ऑर्गन भी बोलते हैं। सबको क्लियर होगा ये? Yes, sir. Yes, sir. ओके तो अगर आपको इतना सब क्लियर है लिम्फेटिक सिस्टम और डिसऑर्डर, तो आप थम्स अप कर सकते हो फास्टली। सबका चाहिए, नहीं तो कुछ डाउट है तो बोल दो। आपका लेक्चर 8 बजे होता है ना, मेरा लेक्चर, Yes, sir. और उसके बाद आपका कल लेक्चर क्या है, 8 बजे मतलब 9 बजे के बाद, 9:10 को कौन सा लेक्चर है कल? Sir, physics. Sir, physics का। तो 8 बजे के पहले आपका लेक्चर नहीं है ना? No, No, sir. sir. ठीक है, तो कल मैं आपका एक्स्ट्रा लेक्चर ले रहा हूँ 7:30 बजे से 8 बजे, और 8 बजे से 9 बजे हमारा मतलब कंटिन्यू। तो विल फर्स्ट हाफ आवर में हम इसके एमसीक्यू कवर करेंगे,
और कुछ 10-15 मिनट में, और हम लोग एक्सप्रेशन का टॉपिक भी स्टार्ट करेंगे कल, क्योंकि कम से कम बिफोर 24 को हमारा लेक्चर खत्म हो रहे हैं ना, तो 24 तक मुझे एटलीस्ट 50% एक्सप्रेशन पूरा करना है। हो जाएगा वो, मैं ऐसे स्लाइड बना के रखूंगा तो हो जाएगा। ठीक है? Yes, sir. Yes, sir. ओके, या सो बी रेडी। कल मैं वो टाइम टेबल करवा लूंगा और उसको भेज दूंगा। सो विल स्टार्ट फ्रॉम 7:30 ओनली, 7:30 to 9। Yes, डन? sir. यस, ओके, Yes, sir. Yes, sir. थैंक यू, गुड नाइट। Good night, Thank sir. you, sir. Yes. Right, sir. Thank you, Yes, sir. yes, Good night, sir. yes, bye. Yes. Good night.